प्रिय विद्यार्थियों, आज संविधान का भाग 4 अध्ययन कर रहे हैं। टॉपिक है डीपीएसपी। यहाँ मैं डीपीएसपी शब्द का प्रयोग करूँगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये जो भाग है वो अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक वर्णित है। और भाग 4 संविधान का जो भाग 4 है, भाग 3 और भाग 4 के मध्य जो टकराव है वो जब हम भाग 4 पढ़ लेंगे उसके बाद में हम उसको समझ पाएंगे। भाग 4 में जो चीज़ें राज्य को निर्देशन के रूप में कही गई हैं, अनिवार्य नहीं है, निर्देशन के रूप में कही गई हैं, डायरेक्शन के रूप में हैं, उसको भाग 4 में सम्मिलित किया गया है। जब भारत आज़ाद हुआ तो राज्य के पास संसाधनों की कमी थी, तो हम कुछ प्रावधानों को फंडामेंटल राइट बना पाए, और जो प्रावधान संसाधनों की कमी के कारण हम उस समय लागू नहीं कर सकते थे, उसे भाग 4 में जो है समाहित कर दिया गया। इस हेतु जो मूल अधिकार समिति थी, उस मूल अधिकार समिति ने ही कार्य किया। आपको पता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं उनकी समिति मूल अधिकारों के लिए थी, तो इस समिति के द्वारा ही राज्य नीति निर्देशक तत्वों के लिए कार्य किया गया। जब हम इसके बारे में आगे बढ़कर अध्ययन करते हैं या जब हम सन 2000 की बात करते हैं, तो एक जो वेंकट चलैया हैं, इनके निर्देशन में एक संविधान समीक्षा आयोग बना था। तो इस संविधान समीक्षा आयोग ने इस भाग को राज्य के नीति निर्देशक तथा कार्यान्वित होने वाले तत्व की संज्ञा दी। राज्य के नीति निर्देशक एवं कार्यान्वित होने वाले तत्वों की संज्ञा दी गई। सन 2000 की ये बात है। ये आगे आपको जब आप बड़े कंपटीशन लेवल पर जाते हैं तब आपको इसका अध्ययन करना पड़ता है, लेकिन सामान्य सी जानकारी मैं आपको देना चाह रहा था कि आज तक इस भाग को लेकर विभिन्न सरकारों ने विभिन्न आयोगों का गठन किया है और परामर्श लिया है कि किस प्रकार से इस भाग में वर्णित अनुच्छेदों को लागू किया जाए, क्योंकि ये विवाद का विषय रहे हैं। तो हम अध्ययन करते हैं इसका। सबसे पहले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जो संविधान के निर्माता हैं, उनका क्या कहना था इसके बारे में। इन्होंने कहा कि यह आर्थिक एवं सामाजिक लोकतंत्र के प्रतीक है। आर्थिक एवं सामाजिक लोकतंत्र के प्रतीक, तो इसलिए ये महत्वपूर्ण भाग हो जाता है। इसके साथ साथ इसके बारे में, इसके लिए बहुत सारे विद्वानों ने कहा ये पुण्यात्मा है। पुण्यात्मा, इसका मतलब ये है कि इसको लागू करना एक प्रकार से बहुत ही जिसे हम कहेंगे कि भी पुण्य का काम है, क्योंकि इसके अंतर्गत राज्य को लोक कल्याणकारी बनाने का प्रयास किया गया है। राज्य लोक कल्याणकारी हो जाए, इसका प्रयास इस भाग में किया गया है। लोक कल्याणकारी राज्य से तात्पर्य है कि राज्य अधिक से अधिक कार्य करे। तो राज्य क्या क्या कार्य करे, वो क्या क्या चीज़ें हैं, उनका उल्लेख भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 में किया गया है। जब हम इसको पढ़ते हैं इस भाग को, तब इस भाग के अंतर्गत सबसे पहले अनुच्छेद जो 36 है, उस अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा दी गई है। राज्य की परिभाषा। अब राज्य शब्द से क्या तात्पर्य है, आप इससे पहले इसकी परिभाषा आर्टिकल 12 में पढ़ चुके हैं, जो मूल अधिकारों के लिए था। इसमें क्या लिखा है, राज्य की वही परिभाषा होगी जो आर्टिकल 12 में दी गई है। इसमें यही लिख दिया कि राज्य की वही परिभाषा है जो आर्टिकल 12 में है। लेकिन जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन जब 2019 में अभी हाल ही में हुआ, इससे पहले, इस पुनर्गठन अधिनियम के लागू होने से पहले राज्य की परिभाषा में यहाँ जम्मू कश्मीर सम्मिलित नहीं होता था। लेकिन वर्तमान की अगर बात करें तो अब जम्मू कश्मीर सम्मिलित होता है। तो राज्य की परिभाषा लिखा हुआ है 36 के अंदर, जो परिभाषा 12 में दी गई है वही परिभाषा राज्य की यहाँ मानी जाएगी। अतएव इसका मतलब जो 12 आपने पढ़ा वही यहाँ 36 है। जैसे संसद, संघ सरकार, राज्य विधानमंडल, राज्य सरकारें, स्थानीय प्राधिकारी, समस्त जो हैं वो राज्य की परिभाषा या उसके दायरे में आती हैं। जब आप आर्टिकल 36 को पढ़ते हैं तो यहाँ जब भी मैं अब बोलूँगा कि राज्य को यह करना चाहिए, तो राज्य का क्या तात्पर्य है वो आप अनुच्छेद 36 को पढ़कर परिभाषित या उसका अनुमान लगा सकते हैं कि राज्य क्या है। साथ में आपको ये ध्यान रखना है कि ये भाग ऐसा भाग है वो सर्वाधिक विवादास्पद रहा है। केटी शाह एक संविधान सभा में एक सदस्य के रूप में थे। इन्होंने कहा कि ये एक ऐसा चेक है जिसे बैंक की इच्छा पर छोड़ दिया गया है।
बैंक चाहे तो उसका भुगतान करे, चाहे तो ना करे। इसका मतलब चेक का मतलब क्या है? चेक का वो कह रहे हैं कि ये डीपीएसपी को चेक कह रहे हैं, और बैंक का मतलब ये कह रहे हैं कि राज्य है, मतलब राज्य की इच्छा पर निर्भर है कि वो डीपीएसपी को लागू करे या ना करे। तो केटी शाह कहते हैं कि डीपीएसपी एक ऐसा चेक है जिसे बैंक की इच्छा, मतलब राज्य की इच्छा पर छोड़ दिया गया है कि राज्य इसे लागू करे या ना करे। तो कुछ विद्वान इसकी प्रशंसा करते हैं, कुछ इसे कहते हैं कि यह आर्थिक एवं सामाजिक लोकतंत्र का प्रतीक है, और केटी शाह जैसे विद्वान कहते हैं कि यह केवल और केवल क्या है? दिखावा है, छलावा है, भाई इसमें दिया गया है, लिखा गया है, लेकिन लागू करना कोई ज़रूरी नहीं है। अच्छा, इसी चीज़ को लेकर ये लागू करना ज़रूरी नहीं है जब हम कहते हैं, तो अनुच्छेद 37 में ये बात लिखी हुई है। अनुच्छेद जब आप 37 पढ़ेंगे उसमें लिखा हुआ है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं वह गैर न्यायिक प्रकृति के होंगे। गैर न्यायिक का मतलब ये होता है कि इन्हें लेकर आप न्यायालय में नहीं जा सकते। न्यायालय में ये नहीं कहा जा सकता कि अमुक अनुच्छेद में जो नीति निर्देशक तत्व लिखा है राज्य उसे लागू नहीं कर रहा, ये वो राज्य की इच्छा है, वो लागू करे या ना करे। जिस प्रकार से हम पढ़ते हैं फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी, इन दोनों में मूलभूत अंतर क्या है, तो ये बात निकल कर हमारे सामने आती है, ये तो न्यायिक है, मतलब इनको लागू करवाने के लिए आप न्यायालय में जा सकते हैं, लेकिन ये गैर न्यायिक हैं, इन्हें लागू करवाने के लिए आप नहीं जा सकते। कहाँ नहीं जा सकते? न्यायालय में। ये राज्य के विरुद्ध प्राप्त हैं, राज्य के विरुद्ध प्राप्त हैं, मतलब ये नकारात्मक प्रकृति के होते हैं। फंडामेंटल राइट नकारात्मक प्रकृति के होते हैं, क्योंकि राज्य क्या नहीं करेगा, राज्य को क्या नहीं करना, उसका उल्लेख यहाँ किया गया है, राज्य के विरुद्ध प्राप्त होते हैं। लेकिन ये जो डीपीएसपी है ये राज्य के लिए निर्देश हैं, सकारात्मक हैं, और इसमें यह कहा गया है, राज्य के लिए निर्देश हैं, ये कहा गया कि राज्य को क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। लेकिन अंतर क्या है? ये बाध्य है, ये बाध्य नहीं है। तो कोई भी राज्य अच्छा है या बुरा है, कोई भी सरकार अच्छी है या बुरी, उसका आकलन इस बात से करते हैं कि उस सरकार ने नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने हेतु क्या क्या प्रयास किए हैं। तो वही सरकार सबसे अच्छी मानी जाएगी जो सरकार अधिक से अधिक नीति निर्देशक तत्वों को लागू कर दे। तो इस आधार पर जब हम राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को देखते हैं, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा, 37 में नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति। जब आपसे ये पूछा जाए कि किस अनुच्छेद में डीपीएसपी की प्रकृति का उल्लेख है, ये वो न्यायोचित है या गैर न्यायोचित, वो 37 में उल्लेखित है। एक प्रश्न जो प्रतियोगी परीक्षाओं का महत्वपूर्ण या बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, वो ये है कि ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमने किस देश के संविधान से लिए, बार बार पूछा जाता है। आयरलैंड वो देश है जहाँ से इसको भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया है। आयरलैंड ने हालांकि इस नीति निर्देशक सिद्धांतों को स्पेन से लिया था। स्पेन में सबसे पहले 1937 के अंदर इन नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया, स्पेन से आयरलैंड ने ले लिया, और ये वर्तमान में हम पढ़ते हैं कि आयरलैंड से प्रभावित होकर हमने लिया। हालांकि जब हम भारत शासन अधिनियम को देखते हैं, भारत शासन अधिनियम 1935, तो इस अधिनियम में जो निर्देश थे, निर्देशक तत्व जिन्हें हम कहते हैं, जो गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल के लिए थे, जो परिषद थी उसके लिए निर्देश थे कि उन्हें क्या क्या करना चाहिए, तो इस निर्देश के रूप में जो 35 के अधिनियम में चीज़ें थी वही आज डीपीएसपी है। तो अब प्रश्न आए तो आपको यही लिखना है कि आयरलैंड से लिया है, लेकिन इसके अंश या इसके तत्व 1935 के अधिनियम में भी उल्लेखित हैं। इसके बाद में अब 37 में इसकी प्रकृति का उल्लेख हो गया। उसके बाद में जब हम अनुच्छेद 38 पढ़ते हैं, आर्टिकल 38 जब हम अध्ययन करते हैं, तो ये डीपीएसपी का सार है। कौन सा अनुच्छेद? एक अनुच्छेद जो है ये बता देता है कि नीति निर्देशक तत्व क्या करना चाह रहा है, उसमें क्या उल्लेखित है। तो इसमें लिखा है कि राज्य, अब राज्य का क्या मतलब है आप जानते हैं, 36 में लिखा हुआ है, राज्य लोक कल्याण में अभिवृद्धि हेतु, लोक कल्याण को बढ़ाने के लिए, लोक कल्याण में अभिवृद्धि हेतु क्या करेगा? प्रयास करेगा। अभिवृद्धि हेतु प्रयास करेगा। और अभिवृद्धि हेतु प्रयास करेगा का मतलब यह है, जब राज्य ऐसा प्रयास करेगा तब न्याय की स्थापना होगी। किसकी स्थापना होगी? न्याय की। किस प्रकार के न्याय की? सामाजिक न्याय की, आर्थिक न्याय की और राजनीतिक न्याय की। इसका मतलब जो प्रस्तावना में लक्ष्य रखा गया उसको पूर्ण करने के लिए राज्य प्रयास करे, इस हेतु 38 में ये बात लिखी गई है। हालांकि आपको पता है प्रस्तावना भी बाध्यकारी नहीं है, जो उसमें लक्ष्य लिखे गए हैं, और
नीति निर्देशक तत्व भी बाध्यकारी नहीं है। राज्य की इच्छा पर निर्भर है कि ये राज्य कब इसे लागू करता है। तो अनुच्छेद 38 में क्या लिखा है? डीपीएसपी का सार। डीपीएसपी का मतलब राज्य लोक कल्याण में अभिवृद्धि हेतु लगातार अथक प्रयास करता रहेगा और न्याय की स्थापना का प्रयास करेगा। सामाजिक न्याय की स्थापना, आर्थिक न्याय की स्थापना, राजनीतिक न्याय की स्थापना का राज्य लगातार प्रयास करेगा। तो अनुच्छेद 38 जो है डीपीएसपी का सार बताता है, भी कंक्लूजन निकलता है, निष्कर्ष निकलता है कि क्या कहना चाहती है डीपीएसपी, वो 38 में निकलता है। फिर अब हम बात करते हैं आर्टिकल 39 की, और ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा विवादास्पद है। कैसे है? इसी अनुच्छेद को लागू करने के प्रयास में मूल अधिकारों के साथ नीति निर्देशक तत्वों का टकराव हुआ है। अनुच्छेद 39 में लिखा है, कुछ निदेशक तत्वों को लागू करना। कुछ निदेशक तत्वों को लागू करना कौन लागू करेगा? राज्य लागू करेगा। क्या अनिवार्य है लागू करना? अनिवार्य नहीं है, राज्य की इच्छा पर निर्भर है। बिल्कुल, राज्य की इच्छा पर निर्भर है। इसके बारे में ये लिखा हुआ है 39 ख, ग और घ में। क में लिखा, राज्य ऐसा प्रयास करे जो जीविका के समान अवसर दे दें। किसको? पुरुष हो चाहे वह महिला हो, चाहे वह ट्रांसजेंडर हो, तृतीयलिंग, तो चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो, उन्हें जीविका के पर्याप्त अवसर उपलब्ध राज्य करवाए। ऐसी व्यवस्था 39 क में की गई। फिर 39 ख में कहा गया, जो भौतिक संसाधन हैं, जो हमारे राज्य के पास या देश में जितने भी भौतिक संसाधन हैं, उनका उचित प्रकार से वितरण होना चाहिए। और यहाँ भूमि जो है, या यूँ हम कहें कि भी जैसे आपको पता है कि भी भूमि जो है, जो उस समय जब भारत आज़ाद हुआ तो कुछ एक लोगों के पास बड़ी मात्रा में ज़मीन थी, भूमि थी, जिस पे वो खेती करते थे। बाकी जनता जिन्होंने आज़ादी के लिए संघर्ष किया, उनके पास बहुत कम मात्रा में भूमि थी या भूमिहीन थे। आपको पता है कि भूदान आंदोलन भी उस समय चलाया गया। लेकिन भौतिक संसाधनों का जो अहितकारी वितरण था, उससे समान करना होगा, ऐसा राज्य के लिए लिखा गया। फिर उसके बाद में ग में लिखा है, संपत्ति का अहितकारी संकेंद्रण रोकेगा। अहितकारी संकेंद्रण रोकेगा मतलब गरीब को ज़्यादा गरीब और अमीर ज़्यादा अमीर हो जाए, ऐसी व्यवस्थाओं को राज्य रोकने का प्रयास करेगा। इसका मतलब राज्य समाजवाद की स्थापना की ओर अग्रसर होगा। समाजवाद की स्थापना की ओर अग्रसर होगा। हम ये कहते हैं कि समाजवाद की जो भावना है वो संविधान में ऑलरेडी थी, लेकिन इंदिरा गांधी के समय प्रस्तावना में समाजवादी जो शब्द है उसे पृथक से जुड़वाया गया। तो संपत्ति का अहितकारी संकेंद्रण राज्य रोकेगा, इसका उल्लेख 39 ग में किया गया है। जो घ है उसमें ये लिखा, स्त्री व पुरुषों में समान कार्य हेतु समान वेतन की व्यवस्था। समान कार्य, जो अगर समान कार्य किया जा रहा है तो चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, समान वेतन दिया जाए। समान कार्य हेतु समान वेतन की व्यवस्था, इसका प्रावधान राज्य करेगा। इसके लिए राज्य ने कानून भी बनाया, समान वेतन अधिनियम 1976। राज्य के द्वारा समान वेतन अधिनियम 1976 बना करके स्त्री व पुरुषों में होने वाले भेदभाव को समाप्त किया गया है। उसके बाद में एक और है, इसमें ये लिखा गया है कि राज्य स्त्री व पुरुषों की सुकुमार अवस्था, स्त्री एवं बालकों की सुकुमार अवस्था जो है उसका ध्यान रखेगा। सुकुमार अवस्था का ध्यान रखेगा कहने का मतलब यह है कि इन्हें जोखिमपूर्ण कार्यों को करने से रोकेगा, इनके लिए उचित व्यवस्थाएं करेगा, कार्यस्थल पर इनके लिए व्यापक सुविधाएं हो, ऐसी राज्य व्यवस्था करे। स्त्री बालक इनकी सुकुमार अवस्था को ध्यान में रखते हुए राज्य जो है वो कार्य के नियम बनाएगा, कानून बनाएगा, ताकि इन वर्गों को सुविधा प्राप्त हो सके। तो इस प्रकार से अनुच्छेद 39 आपको बार बार जब आप पढ़ेंगे तो 39 ख और 39 ग, ये मतलब कि 39B एंड 39C, ये दो आर्टिकल ऐसे हैं जो आपको अनुच्छेद 31 के साथ, संपत्ति के अधिकार के साथ सबसे ज़्यादा अगर टकराव किसी अनुच्छेद का हुआ है वो 39B का और 39C का हुआ है। तो ये टकराव हम अध्ययन करेंगे संविधान के मूलभूत ढांचे के रूप में, केशवानंद भारतीवाद, वो हमें जब पढ़ना है तब हम इसके बारे में बात करेंगे। और मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया अनुच्छेद 31C, अनुच्छेद 31C में ये लिखा गया कि राज्य डीपीएसपी
विशेषकर 39B और C को लागू करने के लिए कोई कानून बनाता है तो अगर वह कानून 14, 19, 31 का उल्लंघन करेगा तो भी वह उल्लंघन वैध माना जाएगा। इसका मतलब ये 31C जो है वो 39B और C को महत्वपूर्ण बना देता है और ये कहता है कि इन दो आर्टिकल्स को राज्य लागू करने के लिए कोई कानून बना रहा है, ऐसी स्थिति में वो कानून 14 का, 19 का और 31 का उल्लंघन कर रहा है तो भी वह उल्लंघन वैध होगा, ऐसा राज्य कर सकता है। इसी को लेकर विवाद था, इसी को लेकर गोलकनाथवाद, इसी को लेकर केशवानंद भारतीवाद, मिनर्वा मिल्सवाद, बमन राव, ये बहुत सारे वाद इसको निकल कर आते हैं जिसका अध्ययन हमें पृथक से करना है, अलग से करना है। आर्टिकल 39 आप समझ गए होंगे। अब अनुच्छेद 39 के बाद में जो सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, निदेशक तत्वों में सबसे महत्वपूर्ण निदेशक तत्व आर्टिकल 39 में उल्लेखित अनुच्छेद हैं। इसके बाद में हम 40 पढ़ते हैं, अनुच्छेद 40, आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 बहुत ही महत्वपूर्ण और गांधीयन फिलॉसफी पर आधारित है, गांधी जी के स्वप्न पर आधारित है, जिसमें लिखा हुआ है ग्राम स्वराज की स्थापना, या इसमें यह लिखा हुआ है राज्य पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना का प्रयास करेगा। राज्य बाध्य नहीं है, लेकिन लिखा क्या, राज्य ऐसा प्रयास करेगा। राज्य ने यह प्रयास किया ग्राम स्वराज की स्थापना के लिए, पंचायती राज की स्थापना। आपको ध्यान है, आप विदित हैं कि पंचायती राज वर्तमान में संविधान का एक हिस्सा है। इसको 73वें संवैधानिक संशोधन 1992 के द्वारा पीवी नरसिम्हा राव की सरकार उस समय थी। पीवी नरसिम्हा राव की सरकार के समय 73वें संवैधानिक संशोधन 1992 के द्वारा संविधान में भाग 9 में पंचायती राज का उल्लेख किया गया। उसके साथ ही साथ अनुच्छेद जब हम पढ़ेंगे 243, इसमें आपको इसका उल्लेख मिलेगा। इसके साथ में अनुसूची 11 जोड़ी गई और उसमें पंचायतों के कितने कार्य, 29 कार्य निर्धारित किए और वर्तमान में पंचायती राज भाग 9 के तहत संविधान का हिस्सा हो गया है। इसका मतलब अब अनिवार्यता हो गई है। जब तक ये बात नहीं थी तब तक राजस्थान एक ऐसा राज्य था जिसने पंचायती राज की स्थापना करने में पहल की। 1959 में पंचायती राज वाले टॉपिक में इसको विस्तार से हम पढ़ेंगे। अनुच्छेद 39 निदेशक तत्वों के लिए महत्वपूर्ण और 40 में ग्राम स्वराज या गांधीयन फिलॉसफी को लेकर ये बात आती है। फिर इसके उपरांत आप अनुच्छेद 41, अब हम अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 42 और अनुच्छेद 43, ये 3 अनुच्छेद अगर हम एक साथ देखते हैं तो इन्हें याद करना सरल हो जाता है। कैसे? अनुच्छेद 41 में है कि राज्य जो काम उपलब्ध करवाएगा, राज्य कार्य उपलब्ध करवाएगा। कुछ ऐसी दशाएं हैं, कुछ दशाओं में, यहाँ लिखा है अनुच्छेद में कि कुछ दशाओं में, कुछ दशाएं क्या है अभी बात करते हैं। कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और आर्थिक सहायता जो है वो राज्य उपलब्ध करवाए, ऐसी बात कही गई है। काम यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात है, वर्क, रोजगार मिले और रोजगार मिलने के लिए राज्य ऐसे प्रयास करता रहे, जैसे नरेगा है, मनरेगा है, 100 दिनों की गारंटी है, 150 दिन की है, पूर्वोत्तर भारत में 200 दिन है। तो इस प्रकार से जो रोजगार है वो अपने आप में, काम जो है वो राज्य का उत्तरदायित्व हो जाता है अनुच्छेद 41 के तहत। अब कौन सी दशाएं हैं इसमें, तो ये लिखा है बीमारी, बुढ़ापा, बेकारी, बेकारी का मतलब आप समझते हैं बेरोजगारी वगैरह, और निःशक्तता, मतलब कोई विकलांग है, निःशक्त है। ऐसी स्थिति में, इन 4 परिस्थितियों में राज्य से लोक सहायता के रूप में काम, शिक्षा और आर्थिक सहायता प्राप्त हो जाए, ऐसी व्यवस्था अनुच्छेद 41 में की। काम उपलब्ध हो गया, अब काम की उचित दशा उपलब्ध होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? काम की उचित दशा। काम की उचित दशा उपलब्ध हो गई भी, जहाँ कार्य कर रहे हैं वो वर्क प्लेस जो है वो सही हो, वहाँ पर व्यवस्थाएं करे राज्य। और फिर निर्वाह मजदूरी है भी, निर्वाह मजदूरी की व्यवस्था है भी, ऐसी मजदूरी प्रदान की जाए जो कम से कम निर्वाह के लिए जरूरी हो। निर्वाह से आप यहाँ समझ रहे हैं, निर्वाह मजदूरी से मतलब आप समझते होंगे कि जीवन जीने के लिए जितना वेतन मिलना चाहिए वो न्यूनतम वेतन तो प्राप्त हो। तो राज्य ने न्यूनतम वेतन के लिए अधिनियम बना दिया है, न्यूनतम वेतन अधिनियम भी है। अब काम की उचित दशा से आप समझ रहे होंगे कि वर्क प्लेस अच्छा होना चाहिए भी, ऐसी दशा हो कि भाई गंदगी है, बदबू आ रही है और वहाँ आपको 8 घंटे कार्य करना है, तो आपके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। और स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने का मतलब है आपका फंडामेंटल राइट अनुच्छेद 21
पुलिस प्राणायाम देख स्वतंत्रता का उल्लंघन हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो काम की उचित दशा आर्टिकल 42 में, और निर्वाह मजदूरी मिले, कम से कम उतनी तो मजदूरी मिले जिससे जीवन यापन जो है सरल हो। इसके साथ साथ इसमें एक चीज़ और लिखी गई है आर्टिकल 43 में, वो क्या है कि राज्य जो है 43 कै इसके आर्टिकल के रूप में है, जो इंदिरा गांधी के समय बाद में जोड़ा गया। इसमें कहा कि उद्योग जो हैं, उद्योगों में कर्मकारों जो मजदूर हैं, कर्मकारों को उचित या प्रबंधन में भूमिका प्राप्त हो। जो उद्योगों का प्रबंधन है, मैनेजमेंट है, उस मैनेजमेंट के अंदर जो कर्मकार हैं या मजदूर हैं उनका प्रतिनिधित्व होना चाहिए। मतलब वहाँ से एक मजदूरों का एक नेता हो, मजदूर नेता हो, वो उस प्रबंधन मैनेजमेंट में मजदूरों की बात रखे, उनके हितों की बात करे, ऐसी व्यवस्था राज्य ऐसा कानून बनाए, ऐसा लिखा है 43 कै में। और साथ साथ में आर्टिकल 43 में ये बात भी लिखी है कि कुटीर उद्योगों का राज्य जो है कुटीर उद्योगों को बढ़ाने का प्रयास करेगा, कुटीर उद्योगों के लिए उचित व्यवस्थाएं बनाएगा, जो गांधीयन फिलोसफी है। 43 कै के बाद में एक आर्टिकल और है 43 ख। 43 ख जो कि 97वें संवैधानिक संशोधन 2011 द्वारा जोड़ा गया। इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहकारी समितियों की स्थापना में राज्य सहयोग करेगा, ऐसा लिखा है। सहकारी समितियां, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए राज्य सहयोग करे। 43 ख, आर्टिकल 43 ख, 97वां संवैधानिक संशोधन 2011। तो 43 में आपको बात पता चली होगी, निर्वाह मजदूरी है, निर्वाह मजदूरी के साथ में 43 में ही कुटीर उद्योगों की बात कही गई है। 43 कै में जो इंदिरा गांधी के समय जोड़ा है, उद्योगों में कर्मकारों का हिस्सा होना चाहिए या एक प्रकार से मैनेजमेंट में उनके हितों का ध्यान रख पाए, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। 43 ख में जो कि बाद में जुड़ा है 97वें संवैधानिक संशोधन 2011 में, कोऑपरेटिव सोसाइटियाँ, सहकारी समितियों की व्यवस्था की गई है। तो अनुच्छेद 41 काम, 42 काम की उचित दशा, 43 काम कर लिया, अच्छी निर्वाह मजदूरी। आप अगर ऐसे इसको याद रखते हैं तो ये तीनों आर्टिकल आपको क्रम से याद हो जाएंगे, कन्फ्यूज़न नहीं होगा। 41 काम, 42 उचित दशा और 43 में निर्वाह मजदूरी। काम भी मिले, अच्छी परिस्थिति में मिले और अच्छा पैसा मिल जाए जो जीवन यापन के लिए ज़रूरी हो। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 44 की। जो आर्टिकल 44 है, अनुच्छेद 44 है, ये बहुत ही विवादास्पद और बहुत ही महत्वपूर्ण, और ये अनुच्छेद और इस अनुच्छेद में लिखी हुई बात अब आपको 2019 से लेकर 2022 के बीच में बार बार सुनाई देगी, बार बार समझने का मौका भी मिलेगा, न्यूज़पेपर में भी आपको इसको देखने का मौका मिलेगा। इसमें लिखा है समान नागरिक संहिता। क्या लिखा हुआ है? समान नागरिक संहिता। अब समान नागरिक संहिता का मतलब क्या होता है? एक यूनिवर्सल एक कोड हो, एक ऐसी नियमावली या एक ऐसी संहिता हो जो संपूर्ण भारत के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू हो जाए। लेकिन ऐसी व्यवस्था अभी तक राज्य नहीं कर पाई है। जब हम देखें समान नागरिक संहिता की बात करते हैं तो समान नागरिक संहिता में इस दिशा की ओर बढ़ने का जो पहला प्रयास था वो था हिंदू कोड बिल। हिंदू कोड बिल को लेकर आपको ध्यान है कि भीमराव अंबेडकर जी ने नेहरू मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि हिंदू कोड बिल उस समय पारित नहीं हो पाया, क्योंकि इसमें हिंदुओं की विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, इन सब को लेकर हिंदुओं के लिए एक समान नियम बनाने का प्रयास किया गया, जो कि विफल रहे। तो नेहरू जी ने बाद में इसे अलग अलग टुकड़ों में पारित करवाया। हिंदू विवाह अधिनियम, हिंदू तलाक अधिनियम, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, तो अलग अलग करके अधिनियम रखे गए और पारित हो गए। इसका मतलब हिंदुओं के लिए एक यूनिवर्सल लॉ है। वर्तमान में अगर हम बात करें तो हिंदुओं के लिए एक वर्तमान में यूनिवर्सल लॉ है। लेकिन मुस्लिम संप्रदाय जो हैं, मुस्लिम संप्रदाय के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ ये अलग से है, पृथक से है। इसका मतलब भारत जो सरकार है मुस्लिमों के पर्सनल लॉ में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। ये अंग्रेजों के समय से चला आ रहा है, इसमें कोई सुधार नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं है। लेकिन हिंदुओं के कानूनों में, चाहे वो सती प्रथा निवारण अधिनियम हो, चाहे वह डाकन प्रथा, या हम जानते हैं कि भी उस समय जो अंग्रेजों के समय में बहुत सारे सुधार हुए हैं, तो वो सभी सुधार हिंदू धर्म के अंतर्गत किए गए। मुस्लिम धर्म में कभी अंग्रेजों ने हस्तक्षेप करने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि उनका मानना था कि इससे माहौल बिगड़ सकता है। और हिंदुओं में समाज सुधारक जो राजा राम मोहन राय हैं या विभिन्न नाम आते हैं,
तो वो स्वयं चाहते थे कि भी सुधार होना चाहिए, लेकिन मुस्लिम धर्म में ऐसे कोई धर्मगुरु या जो हैं मौलाना साहब ऐसे नहीं निकल कर आए जो ये कहें कि भी सुधार हो। प्रिय विद्यार्थियों, हम DPSP कर रहे थे, अनुच्छेद 44 की बात कर रहे थे। अनुच्छेद 44 में मैंने आपको बताया समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता ये बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, लेकिन ये अनुच्छेद ऐसा अनुच्छेद है जो वर्तमान तक लागू नहीं हो पाया है। समान नागरिक संहिता का तात्पर्य है कि संपूर्ण भारत के लिए एक समान सिविल संहिता होनी चाहिए, एक समान कानून होने चाहिए। सिविल संहिता से तात्पर्य है सिविल मामलों में एक समान कानूनों की व्यवस्था, धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार का इसमें भेदभाव नहीं हो। जैसे वर्तमान स्थिति यह है कि हिंदू विवाह अधिनियम, हिंदू तलाक अधिनियम, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम अलग हैं, लेकिन इधर मुस्लिम पर्सनल लॉ जो है उसके आधार पर मुस्लिम विवाह, मुस्लिम जो तलाक है उसकी प्रक्रियाएं धार्मिक धर्म के रीति के अनुसार है। तो इस व्यवस्था को समान करने को ही समान नागरिक संहिता कहा गया है। बार बार सर्वोच्च न्यायालय ने भी इसकी ओर ध्यान आकर्षित किया है सरकार का। केंद्र सरकार को बार बार ये कहा गया है कि वह समान नागरिक संहिता बनाने का प्रयास करे, जैसा कि ऐसा एक प्रयास हिंदू कोड बिल जो लाया गया, हिंदू कोड बिल डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा लाया गया था। हिंदू कोड बिल जवाहरलाल नेहरू सरकार में जब लाया गया सर्वप्रथम, ये पारित नहीं हो पाया क्योंकि इसका भारी विरोध हुआ, क्योंकि उस समय भी हिंदू जो विवाह है, तलाक है, उत्तराधिकार है, इन मामलों में कोई सिविल कानून नहीं था इस प्रकार का। तो यह कानून लाया गया, लाने का प्रयास हुआ, लेकिन पारित नहीं हो पाया, संसद ने इसे पारित नहीं किया। इसी वजह से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कानून मंत्री के पद से त्यागपत्र दे दिया था। लेकिन बाद में हिंदू विवाह अधिनियम, हिंदू तलाक अधिनियम, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, इसको अलग अलग कर इसी हिंदू कोड बिल को अलग अलग कर पारित करवाया गया। लेकिन वर्तमान में अगर हम देखें तो मुस्लिम जो संप्रदाय है उसके लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ ही काम कर रहा है। अब चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, सिख हो, पारसी हो, जैन हो, बौद्ध हो, कोई भी हो, उन सब के लिए एक समान पद्धति हो, एक समान कानून हो। रीति रिवाज अलग चीज़ें हैं, लेकिन कानून का दायरा समान होना चाहिए। ऐसी व्यवस्था करना समान नागरिक संहिता कहलाता है। और इसके लिए वर्तमान सरकार जो बीजेपी सरकार है ये अग्रसर है। जैसे कि आपको पता है 2017 में अभी 3 तलाक को लेकर सायरा बानो वाद का जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, इस सायरा बानो वाद में जो तलाक बिद्दत है, 3 तलाक जो है उसको गैर कानूनी घोषित कर दिया गया है और इसके लिए प्रक्रियाएं निर्धारित की गई है। कानून सज़ा का प्रावधान भी किया गया है। 2017 का ये सायरा बानो मामला है। इसकी शुरुआत जब हम देखते हैं तो 1985 में एक राजीव गांधी की सरकार के समय शाहबानो मामला आया था, शाहबानो वाद आया था। इसी शाहबानो वाद से जो मुस्लिम तलाक है, मुस्लिम समाज में जो तलाक की प्रक्रिया है उस पर प्रश्न चिन्ह लगते रहे हैं। और भरण पोषण भी, तलाक के बाद में जो भरण पोषण है वहाँ से लड़ाई शुरू होकर और 3 तलाक को ही ये कहा गया कि ये धार्मिक आचरण के विरुद्ध है, महिलाओं के साथ भेदभाव है, इसलिए इसको समाप्त किया जाना चाहिए। ऐसी व्यवस्था रखी गई। अनुच्छेद 44 के अंतर्गत जब हम कहते हैं सिविल संहिता, एकमात्र राज्य गोवा है जो समान नागरिक संहिता लागू कर रखा है। उसने गोवा के अंतर्गत एकमात्र जो है समान नागरिक संहिता लागू है। इसके बाद में हम अनुच्छेद 45 की बात करते हैं। अनुच्छेद 45 शिक्षा से संबंधित है। अनुच्छेद 45 की जब हम बात करेंगे तो अनुच्छेद 45 में शिक्षा, तो अब ये शिक्षा कैसे क्या है, देखें कि इसमें एक परिवर्तन हुआ है। देखिए, जब हम बात करते हैं कि 26 जनवरी 1950 को जब मूल संविधान है, उस समय अनुच्छेद 45 में क्या था, उस समय ये लिखा था कि राज्य 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। इस प्रकार से राज्य को एक टारगेट मिला हुआ था। लेकिन आपको जिस प्रकार से ध्यान है कि ये टारगेट 86 में संवैधानिक संशोधन 2002 द्वारा पूरा हो गया। इसका मतलब अब आर्टिकल 45 में ये लक्ष्य 21 के तहत पूरा हो जाने पर वर्तमान में इसके अंतर्गत, इस अनुच्छेद के अंतर्गत
नया लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उस नए लक्ष्य के अंतर्गत जब हम कहते हैं कि भी 2002 के बाद में क्या लिखा गया, तो इसमें लिखते हैं कि प्रारंभिक शेषवावस्था, वर्तमान स्थिति है इस आर्टिकल की कि प्रारंभिक शेषवावस्था एवं पूर्व प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था राज्य करेगा। ऐसी व्यवस्था इसमें कर रखी है। एक तो प्रारंभिक शेषवावस्था जो है बालकों की, उसकी देखरेख राज्य को करनी है, और पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्री प्राइमरी एजुकेशन जो है, जिसे हम PPE कहते हैं, उसकी व्यवस्था करेगा। मतलब कक्षा 1 से पूर्व की जो व्यवस्था है वो करेगा। जैसे वर्तमान में आंगनबाड़ी जो केंद्र हैं, उन आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से जो शेषवावस्था है, प्रारंभिक शेषवावस्था, उसकी देखरेख के लिए जो व्यवस्थाएं हैं वो आंगनबाड़ी के माध्यम से की जा रही हैं। अच्छा, इसके साथ साथ जो अनुच्छेद 45, वर्तमान स्थिति अनुच्छेद 45 की ये है, लेकिन जब हम कहते हैं कि 86वां संवैधानिक संशोधन 2002, तो इससे क्या प्रभाव पड़ा संविधान पर? देखिए 3 स्थान प्रभावित हुए हैं। पहला आर्टिकल कौन सा प्रभावित हुआ? हमने ये लिखा कि भी 21 का नया बन गया अनुच्छेद। अच्छा, दूसरा आर्टिकल भी 45 प्रभावित हुआ, और एक तीसरा आर्टिकल जोड़ा 51 के अंतर्गत, जो 11वां मूल कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं वो 11वां जो है, उसमें भी शिक्षा को रखा गया है। तीनों ही स्थानों पर 86वें संवैधानिक संशोधन 2002 जो है उसका उल्लेख होता है। और यह संवैधानिक संशोधन जो है अटल बिहारी वाजपेयी जिस समय प्रधानमंत्री थे, उस समय ये संशोधन हुआ। तो वर्तमान स्थिति 45 में क्या है कि राज्य प्रारंभिक शेषवावस्था की देखरेख एवं पूर्व प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि अनुच्छेद 46 हाल ही में चर्चा में रहा है। क्या है इसमें? इसमें यह लिखा गया है अनुच्छेद 46 में कि राज्य SC ST एवं दुर्बल वर्ग, SC ST एवं दुर्बल वर्ग जो हैं उनके लिए शिक्षा एवं आर्थिक कल्याण की व्यवस्था करेगा। अब इसका मतलब ये है कि यह वो आर्टिकल है जिससे आरक्षण की भूमि तैयार होती है। राज्य आरक्षण दे सकता है, वह इसी आर्टिकल से दे पाया है। जैसे कि सबसे पहले हम देखते हैं, एक वाद आया था, अगर आपको ध्यान है तो, एक वाद था चंपकम दोराय राजन। ये वाद आरक्षण को लेकर ही आया था। चंपकम दोराय राजन एक बालिका थी, मेडिकल प्रवेश परीक्षा में इसका प्रवेश इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि मद्रास सरकार ने आरक्षण की व्यवस्था कर रखी थी शिक्षा संस्थाओं में, इंस्टीट्यूट्स में, तो मेडिकल में इसका प्रवेश नहीं हो पाया। लेकिन इसकी जो मित्र थी उसका इससे कम अंक आने पर भी प्रवेश हो गया, तो वह आरक्षण की व्यवस्था को चुनौती दी गई। लेकिन चंपकम दोराई राजन मामले में स्टेट वर्सेज मद्रास में 1951 में मद्रास हाईकोर्ट ने यह डिसीजन दिया कि आरक्षण गलत है, मूल अधिकारों या फंडामेंटल राइट के विरुद्ध है। लेकिन उसके बाद में जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रथम संवैधानिक संशोधन करके जो मूल अधिकार है उसी में ही ये व्यवस्था कर दी गई, अनुच्छेद जोड़ दिया गया। आर्टिकल आपको ध्यान होगा, मैंने पढ़ाया भी आपको। आर्टिकल कौन सा? 15(4). आर्टिकल 15(4) कब जोड़ा गया? पहले संवैधानिक संशोधन 1951 द्वारा। क्यों जोड़ा गया? क्योंकि चंपकम दोराई राजन वाले मामले को एक प्रकार से उसके प्रभाव को समाप्त करने के लिए ये जोड़ा गया। तो कुल मिलाकर इस अनुच्छेद में ये व्यवस्था है कि राज्य SC ST एवं दुर्बल वर्ग। अब सबसे महत्वपूर्ण शब्दावली है दुर्बल वर्ग। अब दुर्बल वर्ग किसे माना जाएगा ये सरकार तय करेगी। दुर्बल वर्ग क्या है ये सरकार तय करेगी। लेकिन फंडामेंटल राइट में हमने पढ़ा कि इसमें आरक्षण का आधार क्या है। हमने पढ़ा कि सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़ापन, ये हमने पढ़ा, सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़ापन। लेकिन आपने एक और आधार पढ़ा था, आर्थिक पिछड़ापन। ये जो आर्थिक पिछड़ापन आधार बनाया वर्तमान मोदी सरकार ने, इस आधार का जो आधार है वो आर्टिकल 46 है।
कि इन्होंने कहा कि आर्थिक आधार पर जो दुर्बल हैं उन्हें 10% स्थान उनके लिए जो है सुरक्षित किए जाने चाहिए। तो वर्तमान में जो आर्थिक आधार पर जो आरक्षण है उसका आधार, या यूँ कह लीजिए कि संपूर्ण आरक्षण की व्यवस्था का आधार जो है, चाहे वो शैक्षणिक संस्थाओं में हो, चाहे वो लोक नियोजन या सरकारी नौकरियों में हो, उसका आधार अनुच्छेद 46 से ही लिया गया है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 47 की। किसकी बात कर रहे हैं हम? अनुच्छेद 47 की। देखिए अनुच्छेद 47 क्या कहता है? अनुच्छेद 47 क्या कहता है कि राज्य पोषाहार, राज्य क्या करेगा? पोषाहार, लोक स्वास्थ्य और जीवन स्तर। राज्य क्या करेगा? पोषाहार, राज्य पोषाहार, लोक स्वास्थ्य एवं जीवन स्तर जो है उसको सुधारने का प्रयास करेगा। पोषाहार, आपको पता है कि एक प्रकार से जब हम कहें कि भोजन जो है वो अपने आप में अब अनुच्छेद 21 के तहत मूल अधिकार भी है, तो पोषण प्राप्त हो इसकी व्यवस्था राज्य को करनी है। कोई व्यक्ति भूख से ना मरे, कोई व्यक्ति भुखमरी से ना मरे, इसकी व्यवस्था करना राज्य का उत्तरदायित्व है। राज्य का ये कर्तव्य है कि वो ये देखे कि राज्य में पोषण के अभाव में मृत्यु ना हो, कुपोषण का शिकार ना हो, कुपोषण कम से कम हो, ये राज्य को व्यवस्था देखनी है। लोक स्वास्थ्य, जो वर्तमान हम ये वैश्विक महामारी देख रहे हैं कोरोना, अगर हम कहें कि लोक स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं भारत में अभी तक दुरुस्त नहीं हुई है, उसका रीज़न है कि अनुच्छेद 47 में ये राज्य का एक कर्तव्य है, अनिवार्यता नहीं है। तो राज्य इसके लिए धीरे धीरे प्रयास कर रहा है। राज्य इतना जागरूक नहीं हो पाया कि वह शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं को आधारभूत मानते हुए इनको व्यापक स्तर पर इसके लिए कार्य करें। लेकिन वर्तमान महामारी से मुझे ये लगता है कि लोक स्वास्थ्य पर सरकार जरूर ध्यान देगी, राज्य जरूर ध्यान देगा। लोक स्वास्थ्य का तात्पर्य है कि जो जीवन है या जीवन प्रत्याशा है, राज्य उसको बढ़ाने का प्रयास करे। तो इसके लिए लोक स्वास्थ्य का मतलब हॉस्पिटल वगैरह, सरकारी निःशुल्क दवा और योजना और निःशुल्क जो चिकित्सा है, वो निःशुल्क जांच है। राजस्थान सरकार इस मामले में ज़्यादा बेहतर कार्य कर पा रही है। जीवन स्तर, लाइफ स्टाइल अच्छा हो, जीवन स्तर अच्छा हो, इसके लिए भी राज्य को प्रयास करना है। जीवन स्तर अच्छा होने में सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ लिखी हुई है कि राज्य नशीले पदार्थों के जो बिक्री है, नशीले पदार्थ जो हैं उनकी बिक्री पर रोक लगाएगा। नशीले पदार्थों में जैसे शराब है, जैसे अफीम है, नशीली जो भी दवाएं हैं, मादक द्रव्य हैं, उनके बिक्री पर रोक लगाएगा। केवल औषधीय प्रयोग के अलावा मादक द्रव्यों का प्रयोग नहीं किया जाए, इसकी व्यवस्था राज्य को करनी है। अनुच्छेद 47 बहुत ही महत्वपूर्ण है। पोषाहार की राज्य व्यवस्था करेगा, लोक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने का कार्य करेगा। अगर हम एक तरीके से देखें तो आर्टिकल 21 जो है उसको अगर हम सही तरीके से लागू करना चाहते हैं तो 47 पूरा होना जरूरी है, क्योंकि प्राण एवं देश स्वतंत्रता में मानव को गरिमा युक्त जीवन का अधिकार है। गरिमा युक्त जीवन के लिए जीवन स्तर अच्छा होना चाहिए, गरिमा युक्त जीवन के लिए उसका स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, उसकी पोषाहार की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। तो एक प्रकार से आर्टिकल 47 21 को सहयोग प्रदान कर रहा है उसको पूर्ण करने में। तो हमें इस प्रकार से उसको याद रखना है, कनेक्शन भी इसका याद रखना है कि कहाँ जाके ये कनेक्ट हो पा रहा है। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 48 की। हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व पढ़ रहे हैं। अनुच्छेद 48 में क्या लिखा गया है कि राज्य कृषि एवं पशुपालन, राज्य कृषि एवं पशुपालन का जो क्षेत्र है उसमें बेहतर कार्य करने का प्रयास करे। कृषि के क्षेत्र में जो अच्छे बीज हैं, उन्नत बीज हैं, कृषि के अंतर्गत जो रासायनिक उर्वरक हैं, जो कृषि के क्षेत्र के लिए जो नवीन तकनीकें हैं, उनके विकास में उनको किसानों तक पहुंचाने में जो सहयोग करे, किसानों को जागरूक करे, किसानों के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम रखे, मृदा परीक्षण करके ये बताए किसानों को कि किस भूमि पर कौन सी फसल ज़्यादा पैदावार देगी। वैज्ञानिक तकनीकों का अधिक से अधिक उपयोग राज्य करे और किसानों के लिए सहयोगी हो। उसके साथ साथ पशुपालन, आपको पता है कि प्राथमिक क्षेत्र जो है कृषि और पशुपालन से मिलकर ही बनता है। अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र जो है उसका निर्माण इसी कृषि एवं पशुपालन से होता है। तो देखिए, आपको पता है कि कृषि किसी समय सूखा अकाल पड़ जाए तो किसानों के लिए पशुपालन जो है एक प्रकार से कृषि का सबॉर्डिनेट या एक सहायक कार्य है। तो पशुपालन के क्षेत्र में भी राज्य को निरंतर आगे बढ़ना है। पशुपालन में नवीन तकनीकों का उपयोग करना है, जो दुग्ध उत्पादन बढ़े इसका प्रयास करना है, इनके लिए अच्छा खाद्य पदार्थ उपलब्ध हो सके इसकी व्यवस्थाएं करनी है। और साथ ही साथ डेयरी जो प्रोडक्ट हैं उनके लिए एक व्यवस्थित कार्यक्रम होना चाहिए या एक प्रकार से फेडरेशन होना चाहिए
तो किसान है या पशुपालक हैं वो अपने जो दूध है उसको अधिक से अधिक उनको कीमत मिल सके, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे वर्तमान में कोऑपरेटिव जो चल रहा है गाँव के अंदर, डेयरी फेडरेशन चल रहा है। साथ ही साथ इसमें ये लिखा है कि राज्य ऐसा प्रयास करेगा जिससे गोवध निषेध लागू हो सके, भी गायों का वध जो है उस पर रोक लग सके, ऐसा राज्य को प्रयास करना है। और साथ ही साथ उन्नत नस्ल तैयार हो सके, ये भी राज्य को प्रयास करना है। तो इस प्रकार से आर्टिकल जो 48 है वो कृषि एवं पशुपालन की बात करता है। देखिए इसके बाद एक अनुच्छेद 48 कै, ये इंदिरा गांधी के समय जोड़ा गया। मैं आपको एक बीच में एक आर्टिकल बताना पिछले वीडियो में भूल गया। तो अनुच्छेद जब हम बात करते हैं 39, तो 39 के कुछ निदेशक तत्व, उसके बाद में एक 39 कै भी आता है, ये मैं बताना रह गया था मेरे से। ये भी 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 में जुड़ा और इसे भी 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 में जोड़ा गया। इसमें लिखा गया कि जो वन्य जीव हैं, वन्य जीव जो हैं या वन है या झीलें हैं, है ना, प्राकृतिक जो अवस्था है, प्राकृतिक अवस्था, इन चीज़ों का संरक्षण किया जाए। राज्य ऐसा करे, राज्य ऐसा प्रयास करे जिससे वन्य जीव, वन, झीलें, प्राकृतिक संसाधन, इनका संरक्षण हो सके, ऐसा राज्य को प्रयास करना है। और राज्य ने इसके लिए आपको पता है कि बहुत सारे कार्यक्रम चलाए हैं। जैसे एक उदाहरण दे रहा हूँ मैं आपको, टाइगर प्रोजेक्ट चलाया गया है ना। टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में चलाया गया। वन नीति बनाई गई, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बनाया गया। तो इस प्रकार से बहुत ही अच्छे कार्य राज्य के द्वारा किए गए हैं। जैसे एनजीटी की स्थापना की गई, एनजीटी की राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण। आपको ध्यान है वर्तमान में प्राकृतिक जो विवाद हैं राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा निपटाए जाते हैं। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण इसकी स्थापना कब की गई? तो 2010 में। राष्ट्रीय प्राधिकरण की स्थापना 2010 में की गई। और राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण से क्या तात्पर्य है कि जो विवाद हैं, जैसे वन या जैसे मान लीजिए सड़क का निर्माण करना है, पेड़ काट के और बड़ी सड़क चौड़ी करनी है, तो ऐसी अवस्था में सड़क एवं परिवहन मंत्रालय और फिर वन एवं पर्यावरण मंत्रालय सहयोग होना चाहिए। लेकिन वे अपनी इच्छा से वृक्ष आप काट दें, प्राकृतिक धरोहर को नुकसान पहुंचाएं, ऐसा नहीं हो सकता। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की, एनजीटी की जो है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है, इसकी सहमति, इसकी सलाह है वो अनिवार्य होगी। तो 48 कै वन्य जीव, वन, झीलें, प्राकृतिक अवस्था, इनके संरक्षण की बात करता है। और यही हमारे फंडामेंटल ड्यूटी के रूप में भी है, मूल कर्तव्य के रूप में भी हमारा, नागरिकों का यह मूल कर्तव्य भी है और राज्य का ये कर्तव्य भी है। राज्य का भी कर्तव्य है, नागरिकों का भी कर्तव्य है। क्या? वन्य जीव, वन, पशु, इनकी जो है हमें सुरक्षा करनी है। तो एक आर्टिकल रह गया था 39 के पहले, इसमें क्या लिखा गया है? त्वरित न्याय या यूँ कह लीजिए निःशुल्क विधिक सहायता। निःशुल्क विधिक सहायता, कोई भी न्याय प्राप्त करने में सक्षम नहीं है, उसके पास पैसे नहीं है, निःशुल्क विधिक सहायता उसे मिल सके, वकील करने के पैसे नहीं है, केस लड़ने का कोई पैसा नहीं है, ऐसी स्थिति में सरकार उनको वकील उपलब्ध करवाए, सरकारी वकील उनकी ओर से जो है ये कार्य करे। निःशुल्क विधिक सहायता की जो व्यवस्था है वो राज्य के द्वारा की जाने की यहाँ बात की गई है। इसके लिए नलसा की स्थापना की गई। नलसा, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण। 1987 में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की स्थापना की गई। ये राजीव गांधी का समय था। राजीव गांधी के कार्यकाल में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, इसी तर्ज पर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, इसी तर्ज पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण। तो त्वरित न्याय, निःशुल्क विधिक सहायता। अब देखिए, जब हम ये बात करते हैं तो ये भी अपने आप में आर्टिकल 21 के तहत हमारा मूल अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 के तहत ये कहा है कि जल्द से जल्द न्याय, ये एक वाद था हुसैन आरा वाद, एक वाद आया था। उस वाद में ये घोषित किया गया कि त्वरित न्याय या निःशुल्क विधिक सहायता मूल अधिकार के दायरे में है। तो उसी तरीके से हम कहें कि ये किस डीपीएसपी में लिखा है, तो 39 कै में। कहाँ लिखा है? 39 कै में। 42वां संवैधानिक संशोधन कब हुआ? ध्यान है, इंदिरा गांधी जी के समय। त्वरित न्याय, निःशुल्क विधिक सहायता, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नलसा की स्थापना 1987। तो इस प्रकार से आर्टिकल 39 कै और 48 कै की हमने बात कर ली, जो दोनों बाद में जुड़े, मूल संविधान में नहीं थे।
इसके बाद अनुच्छेद 48 के बाद में फिर आता है अनुच्छेद 49। अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 49 क्या कहता है कि जो हमारे राष्ट्रीय स्मारक हैं, जो हमारे राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं, उन राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों के संरक्षण के लिए राज्य को प्रयास करना चाहिए। राष्ट्रीय महत्व के स्मारक जैसे बटनेर दुर्ग मान लीजिए हनुमानगढ़ में, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, इसी प्रकार से जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं, दुर्ग हैं, किले हैं, तो इनकी जो सुरक्षा है वो की जाए। इसके लिए राज्य को विधि बनानी चाहिए। 1951 में राज्य ने ये विधि बनाई है। राष्ट्रीय जो पुरातत्व अधिनियम है, राष्ट्रीय पुरातत्व अधिनियम, राष्ट्रीय पुरातत्व अधिनियम, राष्ट्रीय प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम बनाया गया। और 1972 में भी इसी प्रकार से एक अधिनियम बनाया गया पुरावशेषों के संरक्षण के लिए। तो राज्य ऐसा प्रयास करता रहेगा। क्या प्रयास करना है राज्य को कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारक और दुर्ग और जो ये राष्ट्रीय महत्व के जो उत्खनन से प्राप्त जो वस्तुएं हैं उनका संरक्षण हो, पुरावशेषों का संरक्षण हो। 51 में प्राचीन स्मारक संरक्षण बनाया अधिनियम, और फिर 72 में पुरावशेष जो अवशेष मिले हैं खुदाई में उनका संरक्षण हो सके। तो 49 कहता है कि प्राचीन धरोहर जो है उनका संरक्षण राज्य करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 50 में कहता है कि राज्य कार्यपालिका और न्यायपालिका के सेवाओं को पृथक पृथक करने का प्रयास करेगा। कार्यपालिका एवं न्यायपालिका की सेवाओं को, जैसे कार्यपालिका की सेवा शर्तें, नियम, नियमावली, भर्ती प्रक्रिया अलग होगी, उसी प्रकार से न्यायपालिका की भर्ती प्रक्रियाएं, सेवा नियम ये अलग होंगे। तो विद्यार्थियों ये यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि कार्यपालिका के लिए जो राजस्थान सर्विस रूल हम पढ़ते हैं कि राजस्थान सेवा नियम, जहाँ राजस्थान सेवा नियम की हम बात करते हैं वो कार्यपालिका क्षेत्र के लिए है। उसी प्रकार से जब हम न्यायपालिका के लिए बात करेंगे तो इसके लिए पृथक सेवा नियम है। और जब हम न्यायपालिका के सेवा नियमों की बात करते हैं तो एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है भारत में, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। इस प्रकार से न्यायपालिका के अंतर्गत सेवा नियम जो है वो न्यायपालिका ही बनाती है, इसमें कार्यपालिका हस्तक्षेप नहीं करती। इस प्रकार से राज्य ऐसी व्यवस्था करे कि कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण हो सके और दोनों के मध्य जो है शक्ति पृथक्करण जो है, पावर सेपरेशन जो है वो कार्य कर सके। अब हम सबसे महत्वपूर्ण डीपीएसपी की बात कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण डीपीएसपी क्या है? आर्टिकल 51। आर्टिकल 51 में क्या लिखा हुआ है? राज्य अंतर्राष्ट्रीय मतलब इंटरनेशनल रिलेशन जो है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, उसको बेहतर बनाने का प्रयास करेगा। राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति, समझौते का प्रयास करेगा। इस प्रकार से शांतिपूर्ण सह अस्तित्व मतलब भारत की हमेशा से विदेश नीति, जब हम कहते हैं अनुच्छेद 51 तो यहाँ अगर हम ये लिखें कि विदेश नीति का निर्माण जो है वो राज्य करेगा, इसका मतलब विदेश नीति जो है वो कार्यपालिका तय करती है। कार्यपालिका मतलब विदेश नीति का वास्तविक निर्माता प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री के बदलने से अगर राज्य में विदेश नीति बदल जाती है, राज्य का मतलब यहाँ पर संपूर्ण भारत से है कि अगर प्रधानमंत्री के बदलने से विदेश नीति में बदलाव आता है तो यह बदलाव अनुच्छेद 51 के अंतर्गत दी गई व्यवस्था के अनुरूप होता है। किसी देश के साथ किस प्रकार से संबंध बनाए जाएं या उससे संबंध तोड़ दिए जाएं, ये तय करना सरकार का कार्य है। और सरकारें बदलती रहती हैं और विदेश नीति भी बदलती रहती है। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति, समझौता, सुरक्षा और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य प्रयास करे, ऐसा अनुच्छेद 51 कहता है। इस प्रकार से हमने 36 से 51 तक जो बात की वो राज्य के नीति निर्देशकों की बात की है। महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपको बता दूं कि किस भाग में ये वर्णित है? भाग 4 में वर्णित है। किस आर्टिकल में वर्णित है? तो हम यहाँ पढ़ते हैं 36 से 51 में वर्णित है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न जो पूछे जाते हैं। कहाँ से लिए हमने? आयरलैंड से लिए। कहाँ से लिए हमने? आयरलैंड से लिए हैं। अच्छा ठीक है। उसके बाद में अगर हम महत्वपूर्ण प्रश्न की बात करें तो राज्य लोक कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था भारत में किस अनुच्छेद में है? लोक कल्याणकारी 38 में है। उसके बाद हम कहते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण या डीपीएसपी का कौन सा आर्टिकल जो फंडामेंटल राइट से टकराव रखता है या विवादास्पद रहा है? आर्टिकल 39 में भी हम बात करते हैं बी की और 39 सी की। हम बार बार बात कर रहे हैं इसकी 39 की। और एक प्रकार से समाजवादी मॉडल भी इसी में दिया गया है। अगर हम कहें कि समाजवादी मॉडल कहाँ है? इसी में। इनकी प्रकृति गैर न्यायिक है।
न्यायालय में इसको लागू नहीं करवा सकते, ये लिखा है 37 में। कहाँ लिखा है? 37 में। गांधी दर्शन के रूप में पंचायती राज कहाँ है? 40 में। समान नागरिक संहिता कहाँ है? 44 में। शिक्षा, पूर्व प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था कहाँ है? 45 में। और हम दुर्बल वर्गों के कल्याण की बात करते हैं, वो आर्टिकल 46 में। वो कहाँ है? 46 में। अभी हमने बात करी SC ST और दुर्बल वर्ग, तो आरक्षण का आधार कौन सा अनुच्छेद है DPSP का? अनुच्छेद 46 है। इसी प्रकार से हमने बात की थी कि 41, 42 और 43 की काम मिलना चाहिए, काम की उचित दशा मिलनी चाहिए, निर्वाह मजदूरी मिलनी चाहिए। तीनों आर्टिकल एक साथ आपको याद रखने हैं। सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल अभी हमने पढ़ा आर्टिकल 51। क्या है आर्टिकल 51 में? अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की बात है। अच्छा, कृषि एवं पशुपालन की बात कहाँ होती है? आर्टिकल 48 में। नीति निर्देशक तत्वों से जो प्रश्न आता है वो सीधे अनुच्छेदों को लेकर पूछ लिया जाता है। ज़्यादा इसकी विस्तृत व्याख्या नहीं है, केवल आपको आर्टिकल बाय आर्टिकल याद रखना है कि किस अनुच्छेद में क्या लिखा है। धन्यवाद।